नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विष्णु शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डबल हेलिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रोटीन फोल्डिंग। दोस्तों, किसी भी प्रोटीन को जब हम ईआर के थ्रू सेल के बाहर भेजते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसका ग्लाइकोसाइलेशन होता है। अब ग्लाइकोसाइलेशन होने के बाद में ही वो प्रोटीन क्या होती है, किसी सेल के बाहर जो क्या जा सकती है। अब वो कोई भी प्रोटीन हो सकती है, वो सीक्रेटरी प्रोटीन भी हो सकती है, कोई एंजाइम भी हो सकता है, कोई हार्मोन भी हो सकता है, वॉटएवर कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, दो कंडीशन होती है जो भी प्रोटीन ईआर के अंदर आती है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में जब तक प्रोटीन का प्रॉपर कन्फर्मेशन चेंज नहीं होगा, यानी कि वो पहले क्या होती है हमारी, तो पहले कोई प्रोटीन कैसी होती है, लीनियर होती है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में होगी, है ना। पॉलीपेप्टाइड के बाद यानी कि इस जो लीनियर फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इससे वो कहाँ जाती है, हेलिकल या बीटा शीट के फॉर्म में जाती है, तो उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देन टर्शरी स्ट्रक्चर में जाती है, ठीक है, और देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जाती है। तो ये चार तरीके के हमारे कन्फर्मेशन होते हैं किसी भी प्रोटीन के। तो अब इन चारों में से जो प्रोटीन का एक्चुअल कन्फर्मेशन है, उस कंडीशन में प्रोटीन क्या करती है, अपना काम करती है। अब चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, चाहे क्वाटरनरी हो। प्राइमरी में जैसे कि हमारा क्या हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है। अब जो सेकेंडरी कन्फर्मेशन है इसमें बहुत सारी प्रोटीन होती है, जैसे कि कोलेजन हो गया, ठीक है, हेलिक्स की फॉर्म में रहती है, और मायोग्लोबिन हो गया हमारा टर्सरी, और हमारा हीमोग्लोबिन हो गया क्वाटरनरी। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रोटीन डिफरेंट कन्फर्मेशन में मिलती हैं और क्या करती हैं, अपना काम करती हैं। बट कुछ प्रोटीन जिनका कन्फर्मेशन चेंज होता है और उनको बाहर भेजा जाता है या फिर ईआर के अंदर ही उनको रखा जाता है। ऐसी प्रोटीन का क्या हो सकता है, या तो वो ईआर के अंदर रहें, ठीक है, या तो क्या रहें, ईआर के अंदर रहें, या फिर क्या किया जाए, सीक्रेटरी हो सकती हैं, ठीक है, जिनको बाहर भेज दिया जाए। तो ईआर के अंदर भी कुछ प्रोटीन होती है जिनकी फोल्डिंग होती है और वो ईआर रेजिडेंट प्रोटीन होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि ईआर के अंदर रहती है, जिसे बोलते हैं पीडीआई। क्या नाम है उसका, पीडीआई, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज। ठीक है, तो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज ये कहाँ रहता है, ईआर के अंदर रहता है। और क्या करता है ये क्या करता है, हाँ, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज क्या करता है, हमारी जो प्रोटीन होती है उसके बीच में क्या बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता भी है, साथ ही साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक भी ये करता है। हालांकि पीडीआई के अलावा हम परफॉर्मिक एसिड से भी हम क्या कर सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। बट पीडीआई क्या करता है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट की बजाय क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में काम करता है। ठीक है, पीडीआई क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में काम करता है, ना कि रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में। ये चीज़ याद रखिएगा। क्यों, इसी वजह से ये रीजन है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कभी भी क्या नहीं बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन पाते, क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, और जो ईआर के ल्यूमेन का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट कभी डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनते हैं। इसीलिए जो जनरली ये प्रोटीन होती है वहाँ पर क्या होता है, स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या बनाए, प्रोटीन क्या बना सके, डाइसल्फाइड बना सके, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सके। ठीक है, ठीक ऐसे ही एक और ईआर रेजिडेंट प्रोटीन, इसका नाम है बीआईपी। बीआईपी, ठीक है, बीआईपी क्या है, बाइंडिंग प्रोटीन है। क्या है ये, बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, ये भी क्या है, एक तरीके से चैपरॉन प्रोटीन है। ठीक है, क्या है ये, चैपरॉन है, चैपरॉन। ठीक है, चैपरॉन का क्या होते हैं, ये सब हीट शॉक प्रोटीन होती हैं, एचएसपी। ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन होती हैं। इनका क्या काम होता है, किसी प्रोटीन का कन्फर्मेशन को क्या करना, स्ट्रेट रखना। ठीक है, बाइंड करके उसको मिसफोल्ड ना होने देना। ठीक है, तो जितने भी चैपरॉन्स होते हैं इनका यही काम होता है कि प्रोटीन को मिसकन्फर्मेशन ना होने देना, उसको मिसफोल्ड ना होने देना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ईआर के अंदर, ईआर के ल्यूमेन के अंदर किसी प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो देखते हैं कोई प्रोटीन है जो कि क्या आ रही है, को ट्रांसलेशनली, कैसे आ रही है, को ट्रांसलेशनली, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, को ट्रांसलेशनली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, इस प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन ER रेजिडेंट प्रोटीन है, क्या है, ER रेजिडेंट प्रोटीन है, लेट्स सपोज। तो ER रेजिडेंट प्रोटीन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जितनी भी ER रेजिडेंट प्रोटीन होती है इनके C टर्मिनस पर, क्या, C टर्मिनस पर 4 अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, 4 अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होगा, 4 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसे बोलते हैं K, D, E और L, ठीक है। ये KDEL सीक्वेंस क्या करता है, ये बताता है कि ये प्रोटीन कहाँ की है, ER की है। अब जो ER रेजिडेंट प्रोटीन है वो कहाँ रहेगी, ER के ल्यूमेन के अंदर रहेगी। उस प्रोटीन को हमें क्या करना है, ER के अंदर ही रखना है, उसकी प्रॉपर फोल्डिंग करानी है। तो उसके लिए क्या है, ये एक मॉलिकुलर चेपरॉन है जिसे बोलते हैं BIP या बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो बाइंडिंग प्रोटीन खुद ER रेजिडेंट प्रोटीन है, तो इसके पास भी क्या होगा, 4 अमाइनो एसिड का एक C टर्मिनस पर सीक्वेंस होगा जिसे बोलते हैं कि लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड ल्यूसिन, ठीक है। तो KDEL सीक्वेंस होगा। अब क्या होगा, ये BIP क्या करेगी, इस प्रोटीन जो कि आ रही है अंदर ER के ल्यूमेन के अंदर, इसको क्या करेगी, पहले प्रॉपरली क्या करेगी, इसको मिसफोल्ड होने से बचाएगी, क्या करेगी, प्रिवेंट्स मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यानी कि इसको मिसफोल्ड होने नहीं दे रही है, और जब तक ये प्रॉपर फोल्ड नहीं होगी तब तक ये क्या करेगी, इसको मिसफोल्ड होने से बचाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, प्रोटीन प्रॉपर फोल्ड हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रॉपर फोल्डिंग हो चुकी है, प्रॉपर फोल्डिंग। तो जब प्रॉपर फोल्डिंग हो गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और इसके इस तरह से क्या होगा, इस प्रोटीन का फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ER रेजिडेंट प्रोटीन में हमें किसी दूसरी और प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली क्या होता है अपने आप ही क्या करती हैं, वो फोल्ड हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन और चेपरॉन्स। दोस्तों अब बात करते हैं उन प्रोटीन्स की जिन प्रोटीन्स का क्या होता है, हमें बाहर भेजना होता है, किसी प्रोटीन को क्या करना होता है, बाहर भेजना होता है, सेल के बाहर भेजना होता है, आई मीन टू से सेल के बाहर भेजना होता है। ऐसी प्रोटीन या फिर किसी और दूसरे सेल ऑर्गेनिज्म भेजना होता है ER के, ठीक है। आइदर हमें क्या करना है, ER से आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल भेजना हो, ठीक है, या फिर ER से कहाँ भेजना हो, किसी दूसरे सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर उस प्रोटीन को भेजना हो। तब क्या होगा, उस टाइप की प्रोटीन के लिए क्या चाहिए होगा, हमें एक उस प्रोटीन का क्या करना होगा, ग्लाइकोसाइलेशन करना होगा। अब ग्लाइकोसाइलेशन होने के बाद उस ग्लाइकोसाइलेशन का इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है कि ग्लाइकोसाइलेशन से क्या होता है, प्रोटीन प्रॉपर फोल्ड कर पाती है, ठीक है। किसी भी प्रोटीन के जो जब ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो वो प्रोटीन क्या करती है, उसकी फोल्डिंग में हेल्प करता है ग्लाइकोसाइलेशन। अब इस फोल्डिंग को फैसिलिटेट कौन कराता है, 2 प्रोटीन हैं जिनका नाम क्या है, कैलनेक्सिन एंड कैलरेटिकुलिन, ठीक है, कैलनेक्सिन एंड कैलरेटिकुलिन। अभी यहाँ पर इनके नाम के आगे क्या जुड़ा हुआ, कैल जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, कैल। इसका मतलब क्या है, यार कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, यानी कि कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इनकी जो एक्टिविटी है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, कैल्शियम की, कैल्शियम का कंसंट्रेशन। तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है ये, ठीक है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये तो हमें पहले से पता है कि ER के ल्यूमेन के अंदर क्या रहता है, कैल्शियम स्टोर रहता है, तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन, ये क्या है, एक तरीके से चैपरॉन है और क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन हो गया तो इसलिए उसको क्या बोल दिया, यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन बोल दिया है। तो ग्लाइकोप्रोटीन को क्या करेगी, फोल्ड करने में असिस्ट करती है, हेल्प करती है, ठीक है। अब अगर कोई प्रोटीन प्रॉपरली अगर क्या हुई है, फोल्ड हुई है, तो उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, एक सेंसर, ठीक है। कोई प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हुई है या नहीं हुई है, उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, एक सेंसर प्रोटीन होगी, वो क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी और क्या करेगी, अगर वो प्रोटीन प्रॉपरली क्या हो रही है, फोल्ड हो चुकी है, तब तो वो कहाँ जाएगी, वेसिकल के अंदर जाएगी, ठीक है, कहाँ जाएगी, वेसिकल के अंदर जाएगी। और अगर वो प्रोटीन इम्प्रॉपरली फोल्डेड है या मिसफोल्डेड है, ठीक है, या अनफोल्डेड है, तब कहाँ जाएगी, वो वापस से उसको क्या किया जाएगा, दोबारा से उस प्रोसेस के अंदर डाला जाएगा कि क्या हो, उसका दोबारा से क्या हो, प्रॉपरली फोल्डिंग हो। या फिर अगर नहीं हुई है तब क्या होगा, वो
अगर प्रॉपरली फोल्डिंग नहीं है या बिल्कुल प्रोटीन बेकार हो चुकी है, किसी काम की नहीं, तो उसे कहाँ भेज दिया जाएगा, वापस से साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, वापस से उसको क्या कर दिया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाएगा और वहाँ पर उसका क्या होगा, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इफ़ नॉट फोल्डेड करेक्टली द फोल्डिंग सेंसर विल ऐड बैक ए ग्लूकोज रेजिड्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या रिसाइकलिंग जो हो रही है कैसे होगी कि वो क्या करेगा, ऐड करेगा ग्लूकोज को और अलाउिंग इट टू साइकिल बैक टू द कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन फॉर अनदर अटेम्प्ट एट फोल्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं किस तरह से कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन क्या करती हैं, किसी प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों ये जो कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन प्रोटीन है, इनके अंदर एक खास बात क्या होती है, ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन को ही क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं। हमेशा याद रखिएगा एन लिंक्ड। ठीक है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन को ही क्या करती हैं, ये रिकॉग्नाइज करेंगी, ओ लिंक्ड को नहीं करेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, अब इस ग्लाइकोसाइलेशन के साथ ही इनको क्या होता है, इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है इन प्रोटीन्स की, ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ही रिकॉग्नाइज करेंगी। ठीक है, क्या करती हैं, अगर डबल ग्लूकोज है तो क्या करेंगी, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं। तो इनके साथ ये क्या प्रॉब्लम है कि अगर सिर्फ एक ग्लूकोज होगा, ठीक है, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी प्रोटीन आ रही है, ठीक है, जो भी प्रोटीन आ रही है ईआर के अंदर, अगर मुझे ज़्यादा ग्लूकोज को रिकॉग्नाइज करेगी तो क्या होगा, इसमें चांसेस एरर के ज़्यादा आ जाएंगे। इसलिए क्या होता है, ये यूडीपी ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज ऐड कराता है और यहाँ पर ग्लूकोसाइडेज क्या करता है, ग्लूकोज को रिमूव करता है। ठीक है, क्या यूडीपी ग्लूकोज क्या करेगा, वापस से यूडीपी को क्या कराएगा, ग्लूकोज को ऐड कराएगा। अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो हमें कितने ग्लूकोज जुड़ते हैं, 3। ठीक है, तो इन 3 में से हमें क्या चाहिए, 2 ग्लूकोज की क्या करानी पड़ेगी, ट्रिमिंग करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, ट्रिमिंग, यानी छटाई हो जाएगी उनकी। छटाई कौन कराएगा, ग्लूकोसाइडेज कराएगा। ठीक है, ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, ये ग्लूकोसाइडेज यहाँ भी काम कर रहा है। ठीक है, ये ग्लूकोसाइडेज यहाँ काम कर रहा है और यहाँ भी काम कर रहा है। ठीक है, दोनों जगह काम कर रहा है ये ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। और क्या करेगा, ग्लूकोज की ट्रिमिंग कर देगा और सिर्फ 2 ग्लूकोज की ट्रिमिंग करेगा। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, 2 ग्लूकोज निकाल देगा। ठीक है, 2 ग्लूकोज निकालने के बाद क्या रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्लूकोज रह जाएगा। अब चूँकि ये जो कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, सिर्फ एक ही हमारे ग्लूकोज रेजिड्यू को रिकॉग्नाइज कर पाती है। तो तब तक बाइंड करके रखें जब तक ये प्रोटीन क्या ना हो जाए, प्रॉपरली फोल्ड ना हो जाए। ठीक है, और जब ये प्रॉपरली फोल्ड हो जाती है तब ये क्या करता है, ग्लूकोसाइडेज इस लास्ट बचे ग्लूकोज को भी क्या कर देगा, देखो रिमूव कर देगा यहाँ से। ठीक है, क्या करेगा, इस लास्ट बचे ग्लूकोज को भी क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। अब ये जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइडेज है, ठीक है, अगर ये प्रोटीन क्या गई, प्रॉपरली फोल्डेड हो गई, क्या गई, प्रॉपरली या नॉर्मल फोल्डिंग हो गई, तब तो क्या चल जाएगा, इसको ईआर के बाहर भेज दिया जाएगा थ्रू वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कैसे जाएगी, ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगी, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे एक भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं, अगर ये प्रोटीन इनकम्प्लीटली फोल्ड हुई है तो दोबारा से इसको क्या दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वापस से ये क्या कर सके, अपना प्रॉपर कन्फर्मेशन अचीव कर सके। ठीक है, कि प्रोटीन का प्रॉपर कन्फर्मेशन है उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। तो यहाँ पर इसको क्या दिया जाएगा, एक और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है, यहाँ पर एक एंजाइम है, इसको क्या करेगा, इस इनकम्प्लीटली फोल्डेड प्रोटीन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ये क्या है, एक सेंसर है। क्या है, ये सेंसर है। यहीं पर ये कौन, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करता है, सेंसर की तरह काम करता है और इनकम्प्लीटली फोल्डेड प्रोटीन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और उनमें क्या कराता है, यूडीपी ग्लूकोज लेकर के क्या करेगा, 2 या 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी क्या कर देगा, ऐड करा देगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऐड कराएगा, सिर्फ ओनली एक यूडीपी ग्लूकोज लेगा, यूडीपी रिमूव हो जाएगा और ग्लूकोज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब वापस इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और ये वापस से कैलनेक्सिन से बाइंड कर जाएगी। जब तक एक साइकिल चलती रहेगी, जब तक ये प्रोटीन क्या ना हो जाए, प्रॉपरली फोल्डेड ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, कैलनेक्सिन के थ्रू या कैलरेटिकुलिन के थ्रू क्या हो रहा है, हमारा प्रोटीन का फोल्डिंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों,
बात आती है हमारा क्या, ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन। ये क्या होता है ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन? देखिए जो भी प्रोटीन ER के अंदर आती है, मान के चलो 100 प्रोटीन आई, ठीक है, मान के चलते हैं कि 100 प्रोटीन्स आई, इन 100 में से सिर्फ 20 प्रोटीन्स ही क्या करती है, 20% फ्रैक्शन ऑफ द प्रोटीन ही क्या होता है, प्रॉपरली फोल्ड हो पाता है। क्या हो पाता है? प्रॉपरली फोल्ड हो पाता है, ठीक है। और 80% कैसा रहता है, इनकम्प्लीट या नॉन फोल्डेड या मिस फोल्डेड होती है, ठीक है, मिस फोल्डेड बोल सकते हैं हम, ठीक है, गलत फोल्ड हो जाती हैं। तो मिस फोल्डेड जो प्रोटीन होती हैं इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, किसके अंदर, ER के ल्यूमेन के अंदर। तो ER के लिए क्या है, ये एक तरीके से क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जब ER के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन जो मिस फोल्डेड प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस चीज़ के लिए को कंपनसेट करने के लिए ER क्या करता है, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन कराता है। क्या कराता है? डिग्रेडेशन। तो प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन होने के लिए अगर कोई मिस फोल्डेड प्रोटीन है, उसका पहले क्या चाहिए, जितने भी इस पे ऊपर क्या जुड़े हुए हैं हमारे पास, जितने भी कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज जुड़े हुए हैं उनको क्या चाहिए, हमें हटाना पड़ेगा। उनके हटाने के बाद प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में भेजना पड़ता है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद उस प्रोटीन के ऊपर क्या लगता है कि यूबिक्विटिन का टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है, पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन होगा उसका। और पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, उस प्रोटीन को प्रोटियोसोम के पास भेज दिया जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन कम्प्लीटली क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं किस तरह से ये काम करती है। इस ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन प्रोसेस में जो मेन एंजाइम है, पहला तो हमारा क्या है, ग्लूकोसिडेज है, जो क्या करेगा, जो सिंगल ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। दूसरा एक मैनोसिडेज होता है, ठीक है, क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मैनोसिडेज होता है जिसको बोलते हैं EDEM। क्या बोलते हैं, EDEM1, ER डिग्रेडेशन इनहेंसिंग अल्फा मैनोसिडेज लाइक प्रोटीन 1, ठीक है। तो ये EDEM1 जो है वो एक तरीके का मैनोसिडेज है, जो क्या करेगा, जितने भी मैनोज हैं, ठीक है, मैनोज कितने जोड़ते हैं, टोटल 9, ठीक है, तो 9 मैनोज को क्या करेगा, रिमूव करेगा एक एक करके। अब ये 9 मैनोज को रिमूव करने का रीज़न क्या है, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग एंजाइम है। क्या है ये जो एंजाइम है EDEM1 जो है कैसा है, वो स्लो प्रोसेसिंग एंजाइम है, स्लो प्रोसेसिंग, ठीक है। ये बहुत धीरे धीरे रिमूव करता है इनको, मैनोज को, ठीक है। क्या करता है, ये बहुत धीरे धीरे रिमूव करता है। अब धीरे धीरे रिमूव करने का रीज़न क्या है कि इससे क्या रहता है कि हमें पता चलता रहता है कि कोई प्रोटीन इनिशियली, कोई नई प्रोटीन, ठीक है, कोई नई प्रोटीन जो कि अंदर आ रही है उसमें कितने मैनोज जुड़ गए हैं। क्योंकि अगर ये बहुत फास्ट रिमूव करेगा तो जो प्रोटीन अंदर नई आई है उसके भी मैनोज को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, उसके भी मैनोज को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या होता है, दो क्या जुड़ते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन जुड़ते हैं। उसके बाद क्या जुड़ते हैं, 5 क्या जुड़ते हैं हमारे पास, मैनोज जुड़ते हैं, ठीक है। ये कहाँ जुड़ते हैं, साइटोसोलिक फेज की तरफ, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही जो क्या है हमारा डोलिकोल पायरोफॉस्फेट क्या करता है, ल्यूमिन की तरफ फ्लिप करता है, अगर ये मैनोसिडेज एंजाइम वहाँ पर ये क्या करेगा, फास्ट स्पीड से क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो क्या होगा, ये मैनोज कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे किसी भी प्रोटीन के अंदर। इसलिए इसकी जो प्रोसेसिंग है वो कैसी है, स्लो है, ठीक है। नेचर ने क्या किया, इसकी प्रोसेसिंग को स्लो रखा है ताकि क्या हो, प्रॉपर ग्लाइकोसिलेशन हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है तो ये क्या करता है, जो न्यूली ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन होगी उनको भी क्या कर देगा, उनकी भी मैनोज को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब मिसफोल्डेड, अब इसके बाद क्या होगा, इस मैनोसिडेज एंजाइम से क्या होगा, मैनोज को रिमूव कर दिया जाएगा और मिसफोल्डेड प्रोटीन को क्या कर दिया, दूसरे ट्रांसलोकोन चैनल के थ्रू वापस बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, किसी दूसरे ट्रांसलोकोन चैनल के थ्रू उस प्रोटीन को बाहर भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे, दूसरे डायग्राम से हम देखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये EDEM1 है, इसने क्या किया, मैनोज को रिमूव कर दिया। मैनोज सारे धीरे धीरे करके क्या करेगा, ये रिमूव होता चला जाएगा एक एक करके, ठीक है। अब इन मैनोज को
रिमूव तो कर दिया। अब ये जो प्रोटीन है इस ट्रांसलोकोन चैनल, तो ये क्या है हमारा ट्रांसलोकोन चैनल है, ठीक है, ट्रांसलोकोन है। इस ट्रांसलोकोन चैनल से बाहर कैसे जाएगी, क्योंकि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो खींचे इस प्रोटीन को, ठीक है, कुछ तो ऐसा कंपाउंड एंजाइम होना चाहिए जो क्या करे, इस प्रोटीन को ईआर के ल्यूमेन से साइटोप्लाज्म के अंदर खींचे। क्योंकि यहाँ तो क्या है भाई, राइबोसोम लगातार बनाता जा रहा है तो प्रोटीन क्या हो रही है, उसकी वजह से राइबोसोम की लगातार बनाने की वजह से क्या हो रही है, प्रोटीन अंदर आती जा रही है। बट यहाँ से खींचने के लिए, बाहर इसको भेजने के लिए क्या चाहिए, एक स्पेशल टाइप का एटीपीएच चाहिए होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या, एटीपीएच। क्या बोलते हैं इसको, एटीपीएच। ये स्पेशल टाइप का एटीपीएच है जो क्या करता है, हेक्सामेरिक होता है। कैसा होता है ये, हेक्सामेरिक, ठीक है, हेक्सामेरिक होता है। और किस तरह से इसका जो होमोलोगस होता है, दैट इज कॉल्ड हेलिकेज एंजाइम जो होता है ना, हेलिकेज एंजाइम, ये इसका होमोलोग होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस प्रोटीन के चारों तरफ, हेक्सामेरिक के तो 6 सब यूनिट होंगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सब यूनिट हैं। 6 के 6 क्या करती हैं, एक एक एटीपी क्या करती है, हाइड्रोलाइज करती हैं, और प्रोटीन को क्या करती है, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ क्या करती हैं, पुल करती हैं, ठीक है। अब जब बाहर की तरफ पुल होती है तो क्या होगा, देखो मैनोज एक भी है नहीं, मैनोज हट गया, अब क्या रह गया इसमें, जीएलसी नाक रह गया। क्या रह गया, जीएलसी नाक, ठीक है, ठीक है, जीएलसी नाक रह गया। अब इस जीएलसी नाक को हटाने के लिए क्या चाहिए हमें, एन ग्लाइकिनेज, ठीक है। क्या चाहिए, एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एन ग्लाइकिनेज। ये क्या करेगा, जीएलसी नाक को क्या करेगा, रिमूव कर देगा यहाँ से। अब क्या होता है, ये जो ट्रांसलोकोन चैनल है, ये क्या है हमारा ट्रांसलोकोन चैनल है, ठीक है। इस ट्रांसलोकोन चैनल के साथ ही एक एंजाइम क्या होता है, एसोसिएटेड रहता है, जो कि ईआर के ल्यूमेन के अंदर ही होता है, दैट इज कॉल्ड E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। क्या है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। ये E3 यूबिक्विटिन लाइगेज क्या करता है, जो जैसे जैसे प्रोटीन क्या होती है हमारे ल्यूमेन से साइटोप्लाज्म के अंदर आती है, उसके ऊपर क्या करता है, E3 एंजाइम क्या करेगा, यूबिक्विटिन का क्या कर देगा, पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन कर देगा, ठीक है। यूबिक्विटिन को ऐड कराता जाएगा, ठीक है। क्या कर देगा यहाँ पर, पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन, पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन, ठीक है, लाइजेशन। तो ये क्या कर देगा, पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन हो जाएगा। अब पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर टैग लग गया, ठीक है। ये क्या है, पॉली यूबिक्विटिन चेन आ गई इसके ऊपर, ठीक है। एन ग्लाइकिनेज ने क्या कर दिया, एन जीएलसी नाक को रिमूव कर देगा, ठीक है, एसिटाइल ग्लूकोजामीन को, और एटीपीएच क्या करके इस प्रोटीन को बाहर खींच लेगा। अब जैसे ही ये प्रोटीन क्या हो गई, यहाँ बाहर आ जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो गया, पॉलीयूबिक्विटिन का टैग लग गया। अब किसी भी प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, पॉलीयूबिक्विटिन का टैग लगने के बाद में उस प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन। 26S प्रोटियासोम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 26S प्रोटियासोम, ठीक है, 26S प्रोटियासोम। ये क्या करेगा, इस प्रोटीन को, जैसे ये प्रोटीन प्रोटियासोम के अंदर जाएगी, यहाँ से क्या होगा, अमाइनो एसिड या कुछ डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड के फॉर्म में निकल के आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, जो ईआर के अंदर जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ता था उसको क्या किया जाता है, कंपनसेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।